मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और आज हम पढ़ेंगे विनिमय साध्य विलेख, अवधारणाएं एवं तत्व, प्रकार, जिसमें चेक, बिल तथा प्रोमिसरी नोट के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में पढ़ाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम इसे। विनिमय साध्य विलेख। भारत में विनिमय साध्य विलेख व्यापारिक भुगतान दायित्वों को निपटाने तथा स्फूर्दगी मात्र से संपत्ति अधिकार अंतरण का एक लोकप्रिय एवं बहुप्रचलित साधन बनता जा रहा है। देश में विनिमय साध्य विलेख संबंधी विधेयक सर्वप्रथम 1867 में तैयार किया गया। उसमें कई बार संशोधन किए गए और 1881 में अनेक संशोधनों से विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार साधारण बोलचाल में तो हम कहते हैं कि विनिमय साध्य एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके स्फूर्दगी मात्र से ही हम स्वामित्व और संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। लेकिन अधिनियम जो हमारा बना है, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार विनिमय साध्य विलेख का अभिप्राय प्रोमिसरी नोट, विनिमय बिल अथवा चेक से है, जो वाहक अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को देय होता है। यानी कि विनिमय साध्य विलेख वह संपत्ति है जो सद्विश्वास में तथा मूल्य के प्रतिफल में प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उन दोषों से मुक्त रखती है जो हस्तांतरणकर्ता के स्वामित्व में हैं। विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं या इसके आवश्यक शर्तें। सबसे पहला, सदैव लिखित होता है। विनिमय साध्य विलेख सदैव लिखित दस्तावेज होता है। मौखिक प्रतिज्ञा अथवा आदेश को विलेख की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। सदैव हस्ताक्षरित। विनिमय साध्य विलेख का आहर्ता अथवा निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित होना जरूरी है, क्योंकि बिना हस्ताक्षर के यह विलेख विधिमान्य नहीं होता है। निश्चित राशि का भुगतान। एक विनिमय साध्य विलेख में सदैव एक निश्चित राशि का भुगतान की प्रतिज्ञा अथवा आदेश होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में भुगतान के विलेख को विनिमय साध्य विलेख की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यही कारण है कि जहाजी बिल्टी अथवा रेलवे रसीद को विनिमय साध्य विलेख नहीं कहा जाता है। शर्त रहित प्रतिज्ञा या आदेश। एक विनिमय साध्य विलेख एक निश्चित राशि का भुगतान, शर्त रहित आदेश अथवा प्रतिज्ञा होती है और उस पर आदेशकर्ता अथवा प्रतिज्ञाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। शर्त रहित विलेख की कोई महत्वपूर्ण विधिमान्य मान्यता होती है, लेकिन शर्त सहित विलेख विधिमान्य विनिमय साध्य विलेख नहीं कहलाता है। मांग अथवा निर्धारित समय पर देय। विनिमय साध्य विलेख या तो मांग पर देय होता है अथवा किसी निर्धारित अवधि पर देय होते हैं। विलेख स्फूर्दगी पर स्वामित्व में परिवर्तन। अगर विनिमय साध्य विलेख को वाहक को देय हो तो विलेख के स्फूर्दगी मात्र से ही स्वामित्व में परिवर्तन हो जाता है। अगर विलेख आदेश पर देय हो तो विलेख पर पृष्ठांकन या बेचान करने पर स्फूर्दगी देने पर ही स्वामित्व का परिवर्तन होता है। वैधानिक स्वामित्व अधिकार। विनिमय साध्य विलेख का धारक उसका वैधानिक स्वामी माना जाता है। वह अपने नाम से तत्संबंधी दावा या वाद प्रस्तुत कर सकता है। श्रेष्ठतर स्वामित्व अधिकार। सद्विश्वास एवं मूल्य प्रतिफल भुगतान के रूप में विनिमय साध्य विलेख के हस्तांतरी को उसके हस्तांतरक से भी श्रेष्ठतर स्वामित्व अधिकार मिलता है, चाहे हस्तांतरक का स्वामित्व अधिकार दूषित ही क्यों न हो। यदि उसका हस्तांतरक अगर चोरी का कोई बिल लाता है और सामने वाले ने सद्विश्वास से उसको लिया है,
तो वह विनिमय साधे बिल या विलेख जो है उसको श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है। स्वामित्व हस्तांतरण शीघ्र। विनिमय साधे विलेख का स्वामित्व वैधानिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणशील होता है। लेखक या वचनदाता के हस्ताक्षर जरूरी। कोई भी विनिमय साधे विलेख तभी विद्यमान होता है जबकि उस पर लेखक या वचनदाता के हस्ताक्षर हो। चेक पर आहर्ता के हस्ताक्षर बैंक को दिए गए नमूना हस्ताक्षर के समान ही होने चाहिए, अन्यथा बैंक उसका भुगतान नहीं करेगा। यथाविधि धारक के अधिकार। विनिमय साधे विलेख को यथाविधि धारक को ऋणी पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने के अधिकार मिलते हैं। भुगतान का समय। विनिमय साधे विलेख के भुगतान का समय आदेशिती के सामने प्रस्तुत करने पर अथवा उसमें निर्दिष्ट अवधि के पश्चात देय होता है। चेक सदैव मांगने पर देय होते हैं। भारत में विनिमय साधे विलेख की मान्यताएं। प्रतिफल के भुगतान में प्रत्येक विनिमय साधे विलेख के बारे में यह मान्यता है कि यह प्रतिफल के भुगतान में लिखा अथवा स्वीकार अथवा प्रष्टांकित किया गया है। तारीख। विनिमय साधे विलेख उस तारीख का लिखा हुआ माना जाता है जो तारीख विलेख पर होती है, यानी जो दिनांक विलेख पर होती है उसी को ही वह माना जाता है। अंतरण अवधि। समाप्ति पूर्व किए गए जो विलेख मांग पर देय नहीं होते हैं उनका प्रत्येक का अंतरण विलेख में लिखित भुगतान अवधि से पूर्व किया हुआ माना जाता है। पृष्ठांकन का क्रम। विलेख में जिस क्रम में पृष्ठांकन किए गए हैं उन्हें उसी क्रम में माना जाता है। स्वीकृति। यह माना जाता है कि विनिमय साधे बिल की स्वीकृति बिल की तारीख के बाद किंतु निर्धारित भुगतान अवधि से पहले मानी जाती है। प्रत्येक विलेख धारक यथाविधि धारक माना जाता है तथा जब तक उसके विरुद्ध कोई अन्यथा वाद या विवाद उत्पन्न नहीं होता तब तक उसे यथाविधि धारक माना जाता है। विलेख का अनादरण। न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर विलेख का अनादरण अप्रमाणित होने पर भी उसे अनादरण किया हुआ मान लिया जाता है। विधिवत स्टाम्प लगा होने की मान्यता। खोए हुए अथवा अन्य किसी प्रकार से नष्ट विनिमय साधे विलेख को विधिवत स्टाम्प लगी होने की मान्यता स्वीकार की जाती है। विलेख में विनिमय साध्यता तथा हस्तांतरणशीलता में अंतर। हस्तांतरणशीलता प्रत्येक विनिमय साधे विलेख की एक सामान्य विशेषता है। हस्तांतरणशीलता के कारण ही एक व्यक्ति विनिमय साधे विलेख को दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरण करता है, पर विलेख में विनिमय साध्यता के लिए उसमें 3 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। और ये 3 तत्व कौन से हैं? स्वामित्व हस्तांतरण, श्रेष्ठतर स्वामित्व अधिकार तथा वैधानिक स्वामित्व के कारण अपने नाम से दावा प्रस्तुत करने का अधिकार। यदि इन 3 तत्वों के अभाव में कोई भी विलेख विनिमय साधे विलेख नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि इन 3 तत्वों के कारण ही विनिमय साधे विलेख के हस्तांतरी को उसके हस्तांतरणकर्ता से श्रेष्ठ अधिकार मिलते हैं, चाहे हस्तांतरणकर्ता का अधिकार दूषित ही क्यों न हो। अर्थात विनिमय साधे विलेख का प्रत्येक धारक उसका यथाविधि धारक माना जाता है जब तक कि उसके विरुद्ध यह सिद्ध न हो जाए कि उसने विलेख बिना सद्विश्वास एवं बिना मूल्य के प्रतिफल के रूप में प्राप्त किया है। विनिमय साधे विलेख के अंदर यह स्थिति स्पष्ट है कि यदि दूषित अधिकार हस्तांतरणकर्ता के हैं तो भी अगर हस्तांतरी को उसके हस्तांतरणकर्ता से श्रेष्ठ अधिकार ही मिलेंगे, यह मान करके चला जाता है। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब विलेख पर अविनिमय साधे लिख लिया जाए, यानी नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाए, तो उससे विलेख की हस्तांतरणशीलता पर कोई प्रभाव नहीं होगा, पर
उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि उस विलेख के धारक का अधिकार उसके हस्तांतरणकर्ता से श्रेष्ठ अधिकार नहीं हो सकता। और अगर विलेख पर नॉट नेगो ट्रांसफरेबल भी लिख दिया जाता है, अहस्तांतरणीय भी लिख दिया जाता है, तो उस विलेख के हस्तांतरण का अधिकार ही समाप्त हो जाता है। उस पर विलेख का भुगतान का केवल उस पर लिखे व्यक्ति को ही मिलेगा, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अगर उसे आगे हस्तांतरण कर दिया गया है और बिल पर ये लिखा गया है, चेक या ड्राफ्ट जो भी हमारा है उस पर लिखा गया है नॉन ट्रांसफरेबल, और हस्तांतरण कर दिया जाता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में, तो उसे उसका भुगतान नहीं मिल पाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विनिमय साधे विलेख के पक्षकार। विनिमय साधे विलेख के कई पक्षकार होते हैं, जिसमें आहर्ता, ड्रॉवर जिसे हम कहते हैं, चेक अथवा विनिमय बिल के लिखने वाले अथवा निर्माता को आहर्ता तथा प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाले को लेखक कहा जाता है। आहर्ती विनिमय साधे विलेख में जिसको भुगतान करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है वह आहर्ती कहलाता है। जैसे चेक अगर दिया जाता है तो चेक के संबंध में बैंक जो है वो आहर्ती है, क्योंकि बैंक को ही भुगतान करने का आदेश दिया गया है। स्वीकार अथवा स्वीकारकर्ता विनिमय बिल में जब आहर्ती बिल को स्वीकार कर स्वीकृत शब्द लिख कर हस्ताक्षर करता है तो वह बिल का स्वीकारक बन जाता है। पृष्ठांकनकर्ता विनिमय साधे विलेख को अन्य व्यक्ति के नाम से पहचान करने वाला व्यक्ति पृष्ठांकनकर्ता कहलाता है। पृष्ठांकिती जिनके नाम विलेख का पहचान किया जाता है वह पृष्ठांकिती कहलाता है। आदाता विनिमय साधे विलेख में जिस व्यक्ति को राशि भुगतान करने पर अथवा करवाने का अधिकार होता है उसे आदाता कहा जाता है। यानी जिस व्यक्ति को भुगतान प्राप्त करना है अथवा भुगतान करवाना है उसे आदाता कहेंगे। धारक भारतीय विनिमय साधे विलेख में अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जिस व्यक्ति को विलेख को अधिकार में रखने अथवा उसके देय राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है वह धारक कहलाता है। यथाविधि धारक विनिमय साधे विलेख में यथाविधि धारक वह होता है जो विलेख को शत विश्वास एवं मूल्य के प्रतिफल के बदले में देय तिथि से पूर्व प्राप्त करता है और उसका श्रेष्ठतर अधिकार माना चाहता है, चाहे हस्तांतरणकर्ता का अधिकार दूषित ही क्यों न हो। तो ये जो आपको विनिमय साधे विलेख के पक्षकार हैं ये याद रखने हैं। कई बार इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर के, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है इनको। विनिमय साधे विलेख के स्वरूप एवं प्रकार। भारत में विनिमय साधे विलेख के प्रमुखतः 3 जो स्वरूप है वो पाए जाते हैं, जिनमें चेक है, विनिमय बिल है और प्रतिज्ञा पत्र हैं। एक एक इनका अध्ययन करेंगे हम। चेक। चेक का अर्थ पहले हम पढ़ लेते हैं। भारतीय विनिमय साधे विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 के अनुसार चेक ऐसा विनिमय विपत्र है जो किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है तथा जो मांग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है, अगर मांगा जाएगा तो ही उसका भुगतान किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अर्थात एक चेक आहर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किसी विशिष्ट बैंक के नाम शर्त रहित ऐसा लिखित आदेश है जिसमें एक निश्चित राशि आहर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को मांग पर ही देय होती है। चेक की विशेषताएं। चेक की विशेषताएं सबसे पहला है कि एक लिखित विलेख होता है। इसको कैसे ही लिख सकते हैं हम, पेन से टाइप कर सकते हैं, परंतु रिमूवेबल जो इंक है उससे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि उसमें ना जालसाजी होने की संभावना रहती है। चेक आहर्ता द्वारा अपने बैंक को एक आदेश होता है। यह एक शर्त रहित आदेश होता है और मांगने पर देय होता है। इसमें एक निश्चित राशि होती है और एक निश्चित आदाता को भुगतान
किया जाता है, और आदेशित व्यक्ति नहीं है तो वाहक को भुगतान किया जाता है। चेक पर हस्ताक्षर होने बहुत ज़रूरी होते हैं और सुपुर्दगी आवश्यक होती है। चेक का लिखना, पृष्ठांकन तभी पूरा होता है जबकि बैंक उस चेक की सुपुर्दगी कर दी जाए। और चेक जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक प्रकार का चेक तो होता है आदेश चेक। आदेश चेक वह होता है जब बैंक पर स्पष्ट रूप से ये लिखा जाता है कि चेक आदेश पर देय है, तो वह आदेश चेक होता है। और दूसरा वाहक चेक होता है। वाहक चेक वह है जो धारक अथवा वाहक को भुगतान करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को चेक का भुगतान मिल सकता है तथा उसके देनदार उसके दायित्व से मुक्त हो जाता है। और चेक का एक निर्धारित स्वरूप होता है, निर्धारित प्रोफार्मा होता है, उसी के अंदर इसका भुगतान किया जाता है। प्राय सभी बैंकों के अंदर चेक का एक निर्धारित फॉर्मेट होता है, छपी हुई चेक बुक होती है। अगर बैंक में हम खाता खुलवाते हैं और अगर हम मांग करते हैं चेक बुक की, तो हमें चेक बुक प्रदान की जाती है और उस चेक बुक के फॉर्म के माध्यम से ही हम चेक लिख सकते हैं। और इसके प्रिंटेड होने के पीछे क्या कारण है कि ताकि जालसाजी की संभावनाएं कम हों, और लिखे हुए एक ही फॉर्मेट के अगर चेक होंगे तो आसानी से काम होगा बैंकर के लिए, और बैंकर भी उनको आसानी से जांच पाएंगे, भुगतान की सुविधा हो पाएगी, और इस तरह के चेक का रिकॉर्ड आसानी से रखा जा सकता है। और क्योंकि ऐसे जो छपे हुए चेक होते हैं उनकी एक संख्याएं होती हैं, और जिससे कि ग्राहक को